हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। और सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये तो हो गया। आज आप लोग खूब अच्छे से एंजॉय करिए, खूब तिरंगा वगैरह फहराइए, जो भी रैली वगैरह आप लोगों को निकालनी है वो निकालिए। और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी ध्यान देते रहिए, क्योंकि अंत में काम यही आनी है। तो हम देखते हैं, आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज से अपनी जो लूसेंट वाली सीरीज चला रहे हैं ना, उसमें हम लोग आज पॉलिटी, यानी कि आज नहीं, आज से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी स्टार्ट करने के पीछे और एक कारण भी है, क्योंकि हमने हिस्ट्री ऑलरेडी पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे इतना पतला। तो जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है हिस्ट्री। ज्योग्राफी में भी हमने लिथोस्फीयर एकदम कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी में हमने क्या कंप्लीट किया है, तो ज्योग्राफी में जो लिथोस्फीयर है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो स्थल मंडल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें ज्योग्राफी में जल मंडल पढ़ना है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर पढ़ना है। तो हम लोग जो ज्योग्राफी है इसमें हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट करेंगे, और ये भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। और पूरी चीजें मैपिंग से कर रहे हैं, तो ये जरूर आप इसके साथ जुड़िए, आपको इससे काफी लाभ होने वाला है। वैसे तो जो लूसेंट है वो रिवीजन सीरीज है, यानी कि रिवीजन के लिए होती है, क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ नया नया नहीं जान पाएंगे। जो चीजें आपने पढ़ी है वही आपको वन लाइनर में यहाँ मिल जाती हैं, तो आपका एक फटाफट रिवीजन हो जाता है इससे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लूसेंट को ठीक ठाक तरीके से कवर करने की कोशिश की है। सारी चीजें, जितनी भी चीजें संभव हो सकी हैं, सबको मैप में लोकेट किया है। और आगे भी हम लोग मैप के साथ ही सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, तो इसके साथ जरूर जुड़े रहिए। और इसी के साथ जो लोग इस बार यूपीपीसीएस देने वाले हैं 27 अक्टूबर को, जिसका एग्जाम होना है, उसके लिए जो PYQ सीरीज है वो भी हम चला रहे हैं, तो आप लोग उसके साथ भी जरूर जुड़े, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। ऐसा ये ट्रेंड रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और सपोज दैट अगर क्वेश्चंस रिपीट ना भी हुए तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, क्योंकि हम लोग उसको पूरा एकदम मतलब कि संक्षेप में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। अब पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए कोई ये कहे कि नहीं नहीं सब कुछ इससे हो ही जाना है, तो यह असंभव वाली बात है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से बन जाएंगे। हाँ, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिन टॉपिक्स से पहले से क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं, लोग उसी से रिलेटेड चीजें करवाते रहते हैं, तो उससे एग्जाम में लोगों को हेल्प हो जाती है। तो चलिए, ये सब रही एक छोटी सी बातचीत। अब इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का ये पहला चैप्टर है जो लूसेंट में दिया हुआ है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो हम देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है लूसेंट में हमारे। तो इसमें बताया जा रहा है 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसको अंग्रेजों के द्वारा जब वो जीत लिया गया, तो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का जो शिकंजा है वो कसा गया। तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, या फिर जो मतलब पॉलिटी जब पढ़ाई जाती है तो बैकग्राउंड बनाने के लिए 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, इसका जिक्र जरूर होता है। तो हम देखेंगे जो 1757 की प्लासी की लड़ाई थी, ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये तो मैच फिक्सिंग की तरह था। जैसे मैच फिक्सिंग होता है ना, कि पहले से ही चीजें सेट रहती हैं, प्लेयर पहले से ही अपने आप को बेच दिए रहते हैं कि हम कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, आप तो अपने आप को जीता ही समझिए। तो वैसे ही था, क्योंकि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें आप देखेंगे जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके जो सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर, सेनापति जो इनके थे जिनका नाम था जाफर, मीर जाफर। तो जो मीर जाफर थे ये पहले से ही जा करके अंग्रेजों से मिल चुके थे, तो ये कंफर्म था कि अंग्रेजों को मतलब कि अंग्रेज जीत ही जाएंगे। तो ये मैच फिक्सिंग की तरह था, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, इसको जो है मतलब कोई लड़ाई मानी भी नहीं जाती है, ये एक षड्यंत्र था। और आगे हम देखेंगे, लेकिन जो 1764 का मतलब बक्सर का युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ जैसे ग्राउंड में युद्ध होता है वैसे ही युद्ध हुआ। और आप देखेंगे कि भारत की 3 सेनाओं को जो अंग्रेज सेना है उसने अकेले ही पराजित कर दिया। और इसी के साथ फिर ये कंफर्म हो जाता है कि अब भारत देश में
जो मुगल है उनकी भी सत्ता नहीं रहेगी, और साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी पावरफुल होकर के फिर उभर आती है। तो हम आगे देखेंगे, अब मतलब उसकी जो मुगल है उनकी सत्ता रहेगी वो, लेकिन जिस तरह से पावरफुल तरीके से मतलब इसके पहले लोग रहे हैं उस तरह से पावरफुल नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर के पेंशन भोगी बन करके रह गए, अंग्रेजों की एक कठपुतली समझिए आप उनको। तो इसी के साथ फिर आप देखेंगे 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है, और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और हम देखेंगे कि यही इलाहाबाद की संधि होने के बाद ही आप देखेंगे जो बंगाल है, यानी कि जो बंगाल है, इसमें द्वैध शासन को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे ये द्वैध शासन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन स्टार्ट किया जाता है। इसमें आप देखेंगे जो भी राजस्व संबंधी जो भी मामले थे वो नवाब से छीन लिए जाते हैं, और इसको एक वहाँ पे मतलब गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है इनके द्वारा, उन्हीं के हाथ में सारी की सारी चीज़ें दे दी जाती। तो कुल मिलाकर के ये एकदम नाम मात्र के ही रह जाते हैं बंगाल के नवाब। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे घटनाक्रम होता है। इसके बाद देखेंगे कि इसी शासन को अनुकूल मतलब अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए जो अंग्रेज हैं इन्होंने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। और वो एक्ट कौन से हैं, आज का जो चैप्टर है इसमें यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसको देखेंगे, और इसमें तो बताया गया है कि ये अधिनियम काफ़ी मतलब संवैधानिक था। ये बात सही है कि संवैधानिक तो था ही, पहला संवैधानिक अधिनियम था। और बता रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण यहाँ पर स्थापित किया गया। तो हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रेगुलेट करने का उन्हें मौका मिला, क्योंकि उसके पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दरअसल वो प्राइवेट कंपनी थी। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें संसद बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, और यही कारण भी था कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाई। क्योंकि देखिए जो डच कंपनी थी वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि वो एक मतलब कि डच नहीं, जो फ्रेंच कंपनी थी वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो मतलब सरकारी कंपनी थी, उसमें जो है सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। और लेकिन जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक प्राइवेट कंपनी थी, और इसने देखिए कितना ज़्यादा ग्रो किया, 300-400 साल तक भारत देश में कब्जा बना के रखा। तो जब प्राइवेट कंपनी थी तो उसमें संसद का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। इस वजह से जब ये कंपनी भारत में आई थी उस टाइम पे रेगुलेट करने का इन्हें कोई विशेष मौका भी नहीं मिल रहा था। और जो इनके कर्मचारी थे वो दिन प्रतिदिन इतने अमीर होते जा रहे थे, जाते थे यहाँ से, जब मतलब ब्रिटेन जाते थे यहाँ से कमा करके, तो वहाँ जो अन्य लोग थे वो उनको देख करके ईर्ष्या करते थे कि ऐसा क्या ये लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन इतने अमीर होते जा रहे हैं। और कंपनी में ना उस टाइम तक इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका था जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि एक फरमान दिया गया था जो फारूक शेयर के द्वारा एक फरमान दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? 1717, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1717 में दिया गया था। इसमें क्या था कि टैक्स फ्री जो है व्यापार करने की छूट मिली हुई थी। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान मिला हुआ था, लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी थे वो इस फरमान को अपने निजी व्यापार के लिए यूज कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, जो मतलब इनका जो निजी व्यापार है वो तो फल फूल रहा था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार है वो बहुत घाटे में जा रहा था। इससे क्या हुआ, जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो उसको लोन लेने की जरूरत पड़ी। अगर उसको सरवाइव करना है तो उसे पैसे चाहिए, क्योंकि बिना पूंजी के तो व्यापार होगा नहीं। तो इसी पूंजी के लिए ये लोग जो है जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जाती है संसद में, ब्रिटिश संसद में लोन के लिए अप्लाई करती है कि हमें लोन दीजिए ताकि हम अपना जो व्यापार है वो भारत में या पूर्व में कर सके। तो उस टाइम पे फिर इनको मौका मिल गया, क्योंकि ये लोग पहले से ही ताड़ रहे थे कि कोई मौका मिले जिससे हम लोग इनको रेगुलेट करना स्टार्ट करें। और जो लोन देने की जब बात आई तो इन्हें मौका मिल गया। तो इन्होंने जो लोन दिया उसके मतलब लोन तो दिया, और साथ में ये चल भी रहा था इन लोगों के माइंड में कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से, सोचिए पहले कि जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं वो तो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दिन प्रतिदिन इतना घाटे में कैसे जा रही है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक था वो भ्रष्टाचार ही था। तो इसी के बाद जब ये रेगुलेट करने का इन्हें मौका मिलता है तो ये लोग रेगुलेट करते हैं, तो काफ़ी सारी शर्तें जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोप देते हैं। तो हम देखते हैं वो क्या सारी चीज़ें रही हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आखिर आया क्यों, इसके पीछे के क्या लॉजिक थे। तो हम देखते हैं
पहला क्या था, पहला हमने आपको बता ही दिया कि ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया मतलब कि पहला कदम था और इसी के तहत संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और दूसरा आप देखेंगे कि इसी यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के द्वारा पहली बार जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं इनको मान्यता मिल जाती है और इसी के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी पड़ जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो कुछ और विशेषताएं हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे पहली और विशेषता क्या है, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा बंगाल के जो गवर्नर हैं इनको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बंगाल के जो गवर्नर थे, पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसी के साथ आप देखेंगे पहले मुंबई और मद्रास के गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे और स्वतंत्र भी थे, लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, इनके मतलब कि नीचे मुंबई और मद्रास के जो है गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर को कर दिया गया। तो ये भी एक जो है परिवर्तन आया। और साथ में जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। आगे देखते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की बात की जाती है, आपसे डायरेक्ट अधिनियम पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि एक मतलब कि उच्चतम न्यायालय दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और इसमें आप देखेंगे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम पूछा जा चुका है पहले भी। उनका नाम क्या था, उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उसमें आप देखेंगे एक का नाम चैम्बर्स था, दूसरे का नाम था लिमेंस्टर और तीसरे का नाम था हाइड। आगे देखते हैं तो आगे आप देखेंगे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के तहत कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय लोगों से मतलब रिश्वत और उपहार लेते थे, इस वजह से भी उनके कर्मचारी काफ़ी अमीर हो रहे थे। साथ में आप देखिए ना, वो लोग अपने निजी व्यापार में भी, और ये निजी व्यापार में सबसे ज़्यादा तो वो फरमान को यूज़ किया करते थे और इसी वजह से उनको टैक्स फ्री जो है व्यापार करने का मौका मिलता था, तो लाभ बहुत ज़्यादा होता था। इसकी वजह से उनका जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा होता था और जो भारत का व्यापार है वो दिन प्रतिदिन घटते में चला गया इन्हीं सब कारणों की वजह से। आगे हम देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। आगे देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। अब हम देते हैं 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें आप देखेंगे कि जो पहले कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो उसको इस उम्मीद से ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कि जो भारतीयों में असंतोष फैल रहा है उसमें कुछ जो है मतलब कि कमी आएगी, मतलब लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, उससे कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन हो क्या रहा था, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो लोग इतने ज़्यादा भ्रष्ट थे कि उन लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे उनके साथ साठगांठ कर ली। कोई भी मामला होता था तो वो हमेशा उन्हीं मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में ही होता था। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए आगे चल करके एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में एक और जो है रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो हम देख लेते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया और इस एक्ट के अनुसार जो कलकत्ता की सरकार है इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार मिल गया। तो याद रखिएगा, जो बंगाल है, बंगाल की जो जो कलकत्ता की सरकार है इसको आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का भी अधिकार मिला। कब मिला? तो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है इसके तहत। आगे हम देखते हैं 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें क्या प्रावधान था।
तो इस एक्ट के द्वारा आप देखेंगे जो दोहरा प्रशासन है उसका आरंभ हो जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक मामले के लिए बनाया गया और उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया जाता था। और ये क्या देखते थे, तो ये राजनीतिक मामलों को देखते थे। तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा आप देखेंगे कि पहली बार जो मतलब कि दोहरा प्रशासन है उसको स्टार्ट किया गया। हालांकि दोहरा प्रशासन तो पहले ही स्टार्ट हो गया था, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद आप देखेंगे जो बंगाल है उसमें द्वैध शासन को ही स्टार्ट किया गया था। लेकिन कानूनी तौर पे जो है ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसने कानूनी तौर पे इसको स्टार्ट किया। आगे हम देखेंगे कि और इसमें दो बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि BOD। ये लोग क्या करते थे, तो ये लोग व्यापारिक मामलों के लिए इनको मतलब इनको गठित किया गया था। और जो दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यानी कि BOC, ये लोग राजनीतिक मामलों से जुड़े जो भी मामले थे उनके लिए इन्हें मतलब बनाया गया था। आगे फिर हम देखेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम आता है और इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हैं तथा उनके जो कर्मचारी हैं उनके वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फिर भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। इससे क्वेश्चंस घूम फिर करके पूछे जाते रहते हैं हर साल ही। और उसके आगे ये जो 1813 का चार्टर अधिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे कि इसी अधिनियम के तहत जो कंपनी को जो है वो मतलब कि उनके व्यापार के लिए 20 वर्षों का और एकाधिकार बढ़ा दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो मतलब कि एकाधिकार जो बढ़ाया गया वो ऐसे नहीं, कुछ विशेष अधिकार को छोड़ करके जो अन्य उनके विशेषाधिकार थे उनको समाप्त भी कर दिया गया। जैसे आप देखेंगे कि जो चीन है, चीन के साथ जो भी व्यापार करना होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। उसके साथ साथ चाय के साथ जो है अगर मतलब चाय का जो व्यापार है वो भी केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। और इसके साथ जो अफीम था, अफीम का अगर व्यापार करना है तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार, ये जो इन सब का जो एकाधिकार है इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन और जो छोटे मोटे व्यापार थे जैसे कपड़ों का व्यापार है, मसालों का व्यापार है, तो इन सब में जो अन्य ब्रिटिश कंपनियां थी उनके आने की छूट दे दी गई। तो इसको ऐसे पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश कंपनी है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813 के चार्टर अधिनियम में पहली बार समाप्त किया गया, लेकिन आंशिक रूप से। आगे चल करके फिर पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको हम देखेंगे। और इसी के साथ देखेंगे कि और क्या बातें हुई। तो ये जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया, इसी के तहत पहली बार ही जो ईसाई पादरी थे यानी जो ईसाई से धर्म गुरु थे उन्हें पादरी बोला जाता है, इन लोगों को भारत में आने की शिक्षा मतलब आने की आज्ञा मिल गई। ये लोग भारत में आ सकते थे और अपना जो भी प्रचार प्रसार है वो कर सकते थे, अन्य लोगों को ईसाई बनाए या फिर जो भी हो, तो ये सारी चीजें इनको मतलब छूट मिल गई। और इसी के साथ आप देखेंगे एक विवाद शुरू हुआ, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। किसके लिए, तो एजुकेशन के लिए। जो एजुकेशन है उस पर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया कि इसको खर्च किया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक विवाद उभरा कि जो एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा वो मतलब किस माध्यम में शिक्षा दी जाए, जो यहाँ लोकल लैंग्वेज थी उसमें यानी कि हिंदी में दी जाए या फिर जो अरबी उर्दू इस लैंग्वेज में दी जाए या फिर अंग्रेजी में दी जाए। तो इस तरह का एक विवाद उठा जिसको हम लोग आंग्ल नहीं, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। और ये विवाद ऐसे चलता रहा, पूरा 1 वर्ष बीत भी गया और ये 1 लाख रुपए वैसे के वैसे बने रहे, इसमें कोई भी जो है आगे काम नहीं हुआ। और ये सारी चीजें हमने देख ली। और आगे देखते हैं कि जो 1813 का चार्टर अधिनियम है ये तो हो गया। आगे फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आता है और इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, तो इसमें आप देखेंगे जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब जो है कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं ये भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो यहाँ देखिए एक बार फिर से पदनाम चेंज हुआ। 1773 में आया था उसमें हमने देखा था कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। लेकिन अभी जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया इसमें आप देखिए कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं इनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो बम्बई तथा मद्रास की परिषद थी इसके जो विधि निर्माण शक्ति है इसको वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 4थे सदस्य को भी शामिल किया गया। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत में जो उस समय दास प्रथा बहुत प्रचलित थी उसको भी
मतलब कि अपराध घोषित कर दिया गया। यानी 1843 में, इसी अधिनियम के बाद 1843 में जो दास प्रथा है उसको समाप्त कर दी गई। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास प्रथा कब समाप्त की गई थी, तो 1843 में। और इसी अधिनियम की धारा, यानी कि जो अधिनियम आया था 1833 का, इसमें एक धारा थी 87, इसके तहत जो कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका जन्म स्थान कहीं भी हो, किसी भी मूल वंश का हो, उसका रंग कैसा हो, इस आधार पे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो इस तरह का जो प्रावधान है वो भी कर दिया गया। आगे आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, इसको राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। और जो गवर्नर जनरल हैं, इनको संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का भी अधिकार दे दिया गया। और भारतीय कानूनों का जो वर्गीकरण है वो भी किया गया, तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। और 1834 में जो लॉर्ड मैकाले हैं, इनकी अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये जरूर याद रखिएगा कि 1834 में जो लॉर्ड मैकाले हैं, इनकी अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया। आगे फिर हम देखेंगे 1853 में फिर से चार्टर अधिनियम आया। दरअसल ये 20-20 सालों पे आता था। तो जो 1853 का चार्टर अधिनियम आया, इसमें क्या प्रावधान था, तो इसकी कुछ अन्य जो विशेषताएं हैं, जैसे देख लेते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो सेवा है उसमें नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पे प्रतियोगी परीक्षाएं मतलब करा के उसको भरने की व्यवस्था की गई। और इसके लिए 1854 में एक मैकाले समिति की मतलब नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा आप देखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य हैं, इनको अलग कर दिया गया। और इसी के तहत परिषद में 6 नए पार्षद भी जोड़े गए और इन्हें क्या कहा गया, इन्हें विधान पारिषद कहा गया। आगे फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। और ये जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम कब आया, तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसी के जस्ट बाद ये जो है आ जाता है। अभी तक हमने जो देखा, यानी कि 1853 तक जो हमने चार्टर अधिनियम देखे, ये सारे जो चार्टर अधिनियम है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन भारत में चल रहा था, उसके नीचे ये सारे जो है सुधार हुए। लेकिन अब जो सुधार आएंगे, यानी कि अब जो भी अधिनियम वगैरह आएगा, इसमें आप देखेंगे कि जो भारत की सत्ता है वो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में रहेगी। और जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो ब्रिटिश डायरेक्ट जो है यहाँ बनाएगी। और आगे देख लेते हैं कि 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें क्या प्रावधान किया गया था, तो 1857 की क्रांति के जस्ट बाद आया है। इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उसमें देखेंगे कि जो भारत का शासन है वो कंपनी से लेकर के सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। और भारत में जो मंत्री पद की व्यवस्था है उसको किया गया 15 सदस्यों को मतलब कि 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें आप देखेंगे 8 सदस्य कहाँ से थे, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और जो 7 सदस्य हैं वो कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा इसमें नियुक्त किए गए। जो भारतीय मामले हैं इस पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। और जो मुगल पद था, मतलब जो मुगल के सम्राट थे, उस पद को ही समाप्त कर दिया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, ये एक पद नाम था, इसकी नियुक्ति की गई, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ मतलब स्टेट्स ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे कि वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। कौन, तो यही भारत सचिव या भारत का जो राज्य सचिव है वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण भी था। और इसी का वाक्य अंतिम होता था, फिर चाहे वह नीति के विषय में हो या कोई अन्य ब्यौरे हैं उसके विषय में। भारत के जो गवर्नर जनरल हैं इनका नाम बदल दिया गया और अब इन्हें क्या कहा जाने लगा, तब इन्हें वायसराय कहा जाने लगा। और आप देखेंगे कि पहले जो वायसराय बने थे ये कौन थे, तो कैनिंग थे। और कैनिंग को ही अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। तो कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल हुए और पहले वायसराय के रूप में इनका जो है पदनाम हो गया। अब आगे हम देखते हैं 1858 का जो चार्टर अधिनियम आया उसको हमने देखा। आगे फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आएगा। तो ये जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका भी विस्तार कर दिया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये विभागीय प्रणाली को स्टार्ट किया गया।
जो गवर्नर जनरल है इनको पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो पहली बार जो गवर्नर जनरल है इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई? तो 1861 का जो भारत सरकार अधिनियम है या भारत परिषद अधिनियम है इसके द्वारा प्रदान की गई। आप देखेंगे आज भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं इनको अध्यादेश मतलब की जारी करने की शक्ति है, जिसमें आप देखेंगे जो राष्ट्रपति हैं यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं इन्हें आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जबकि जो मतलब कि राज्यपाल हैं राज्यपाल इनको आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति आज भी प्रदान की गई है। तो पहली बार ये जो अध्यादेश वाला प्रावधान है ये कब किया गया था? 1861 में किया गया। आगे देखते हैं कि जो ऐसे अध्यादेश थी इनकी जो अवधि थी वो मात्र 6 महीने होती थी और जो गवर्नर जनरल हैं इनको बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई। और इसी के द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया है इसमें आप देखेंगे कि भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल कर लिया गया और जो मतलब वायसराय हैं ये कुछ भारतीयों की विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकते थे, यानी कुछ भारतीयों को जो वायसराय हैं वो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित भी कर सकते थे। तो ये सारी जो शक्तियां मिली हैं ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को मिली हुई हैं। अब हम देखेंगे कि जो 1862 है इसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिसमें आप देखेंगे बनारस के मतलब कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, कब किया था? 1862 में। एक बार पूछा भी गया है तो याद रखिएगा, क्वेश्चन घूम फिर के बनते रहते हैं पॉलिटी में, और क्या बनेगा, जो चीजें हैं वही तो बनेंगी। तो इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको किसी भी समय भंग कर दिया जा सकता है और जो 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। कब भंग किया गया? तो याद रखना है 1 जनवरी 1884 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको औपचारिक रूप से फिर समाप्त कर दिया गया। अब एक और अधिनियम आता है, शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो इसमें हम देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी है इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति किया गया और उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और इसके साथ आप देखेंगे 28 अप्रैल 1876 में एक घोषणा की गई और इस घोषणा के द्वारा जो महारानी विक्टोरिया थी इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो इसको याद रखिएगा, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 को शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत। आगे फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है और इसमें क्या प्रावधान थे? तो भारत परिषद अधिनियम में इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसी के द्वारा राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की भी शक्ति प्रदान की गई भारतीयों को। और भारतीयों को दैट मीन्स कोई भी भारतीय जा करके नहीं पूछ सकता, जो लोग वहाँ पे होंगे विधान परिषद में या विधान सभा में वही लोग पूछेंगे। अब हम देखेंगे 1909 का जो अधिनियम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है और इसी में आप देखेंगे कि पहली बार जो मुस्लिम समुदाय है इनके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का मतलब स्टार्ट हुआ। और इसके तहत क्या था, यानी कि जो पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था इसके अंतर क्या व्यवस्था थी? तो इसके अंतर्गत जो मुस्लिम सदस्य हैं इनका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की भी मंजूरी इसी में मिलती है। और हम देखेंगे कि इस प्रकार जो है ये जो अधिनियम है इसने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी और जो मिंटो थे इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है इसमें नियुक्ति की गई और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के जो विषय हैं इस पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी मिल गया। अगर हम देखेंगे कि जो प्रांतीय विधान परिषद है इनकी संख्या में वृद्धि की गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के बनने वाले पहले भारतीय सदस्य रहे। तो कौन? तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय सदस्य रहे हैं वो कौन रहे? तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी रहे हैं और इन्हें विधि सदस्य के रूप में मतलब विधि सदस्य इन्हें बनाया गया। और इसी अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया।
आगे देखेंगे, फिर आगे मतलब एक नोट में दिया हुआ है 1909 का जो अधिनियम है इसी को लेकर के, कि 1909 में जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, इसमें आप देखेंगे कि जो मार्ले थे ये कौन थे, तो ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, जबकि जो मिंटो हैं ये भारत के वायसराय थे। तो आप देखेंगे अभी मार्ले मिंटो सुधार आया तो मार्ले इसमें भारत के राज्य सचिव हैं और मिंटो वायसराय हैं। वैसे आगे चल करके 1919 में आएगा चेम्सफोर्ड यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो उसमें जो मॉन्टेग्यू रहेंगे वो राज्य सचिव रहेंगे और जो चेम्सफोर्ड रहेंगे वो वायसराय रहेंगे। तो 1909 वाले में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में ब्रिटेन के सभी जो संवैधानिक प्रयोग हैं उनमें से सबसे कम समय तक चलने वाला जो अधिनियम है ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम ही था। आगे देखते हैं, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। एक बार यही पूछ लिया गया था, जो 1919 का अधिनियम है इसको किस नाम से जाना गया, तो याद रखिएगा इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसकी क्या विशेषता है, पहली है कि केंद्र में जो द्विसदनात्मक विधायिका है इसकी स्थापना की गई, और प्रथम जो है राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। तो ये जो केंद्रीय मतलब केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई उसमें पहली कौन थी, तो उसमें पहली थी राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल असेंबली। हम देखेंगे कि राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। जो केंद्रीय विधानसभा है इसके सदस्यों की संख्या 144 थी और इसमें 104 लोग निर्वाचित थे तथा 40 लोग इसमें मनोनीत होते थे, और इनका जो कार्यकाल है वो बताया गया है 3 वर्षों का होता था। और जो दोनों सदन हैं इनके अधिकार एकदम समान थे, इसमें केवल एक ही अंतर आपको मिलेगा, और वो अंतर क्या था, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का जो अधिकार है वो केवल निचले सदन को था। जैसे आज भी हमारे यहाँ देखिए जो बजट है वो निचले सदन यानी लोकसभा में ही उसको सारी की सारी पावर मिली हुई है, राज्यसभा उसमें कोई भी पावर होल्ड नहीं करती है। तो ये जो है व्यवस्था उस टाइम पे भी थी और आज भी है। आगे देखेंगे, प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली है इसका प्रवर्तन किया गया, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन कहलाए, तो ये हैं लियोनस कार्टियस। तो ये आपको पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा, इवन शायद लक्ष्मीकांत में भी नहीं ये पॉइंट मुझे मिला। आगे हम देखते हैं, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित तथा है दूसरा मतलब जो दूसरा है हस्तांतरित या अंतरित। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो शासन के जनक यानी कि द्वैध शासन के जनक हैं ये आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि उसमें पॉलिटी के जो लक्ष्मीकांत बुक है वैसे ही उसमें आपको एक और पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो मतलब कि 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, 3 मतलब न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, तो वो जो नाम वगैरह दिए हैं ना वो भी आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। तो किसी भी एक बुक को जो है आप पूरी तरह से फॉलो करके शायद ही आज कोई एग्जाम निकाल पाए। अब एग्जाम का पैटर्न काफी चेंज हो चुका है। अब हम देखते हैं जो आरक्षित विषय थे वो कौन थे। तो आरक्षित विषय में आपको वित्त मिल जाएगा, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां यानी क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विवाद, और इसके साथ साथ मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं, ये सब आपको आरक्षित विषय में मिल जाएंगे। जबकि जो हस्तांतरित विषय है इसमें कौन सा, तो इसमें आपको शिक्षा मिलेगा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्तता या स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग और माप तौल, सार्वजनिक मनोरंजन तथा आर्थिक तथा अग्रहार दान आदि, ये सब आपको हस्तांतरित विषय में मिल जाएंगे। और नोट में करके दिया है कि जो आरक्षित विषय है इनका प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि जो हस्तांतरित विषय है इनका प्रशासन गवर्नर के द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। और इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा फिर समाप्त किया गया, यानी कि जो 1919 में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ वो आगे चल के 1935 का जो एक्ट आया उसके द्वारा समाप्त हुआ। जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, इसमें कह रहे हैं कि भारत सचिव को जो अधिकार है वो मिला कि वो भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं, और आज भी हमारे यहाँ महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया, और इसके लिए 1926 में एक आयोग बना जिसका नाम है ली आयोग, और ये 1923 और 24 के मध्य में मतलब बना था, और 1926 में इनकी सिफारिश हुई थी। और इसी सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये बात याद रखिएगा, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर
केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और आगे फिर बता रहे हैं कि ये जो अधिनियम है इसके अनुसार वायुसेना की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से यानी कि बताया गया है कमांडर इन चीफ को छोड़ करके जो अन्य सदस्य थे उसमें 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। तो इसमें सीधे सीधे आपको बता रहे हैं कि जो कमांडर इन चीफ है वो भारतीय नहीं होंगे। और आगे इसने जो है सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचक का सिद्धांत विस्तारित कर दिया। तो आपने देखा कि जो 1919 का अधिनियम था उसमें केवल और केवल मुस्लिमों को ही पृथक निर्वाचक की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो 1909 वाले में केवल मुस्लिम के लिए ये व्यवस्था की गई थी पृथक निर्वाचक मंडल की। लेकिन 1919 वाले में आप देखिए सिखों के लिए, भारतीय, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए भी जो पृथक निर्वाचन पद्धति है इसका विस्तार कर दिया गया। और आगे चल करके इन लोगों ने 1932 में जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके तहत तो इन लोगों ने जो मतलब कि हमारे यहाँ अछूत कहे जाते थे, जिन्हें क्या कहते हैं, कुल मिला के आप ये समझिए कि जो मतलब कि निम्न जाति के लोग हमारे यहाँ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उन लोगों की स्थिति खराब थी। उसका ना मुझे नाम ही नहीं याद आता, अक्सर क्या बोलते हैं, अभी याद आएगा तो बताएंगे। तो उनके लिए भी 1932 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। आगे हम देखते हैं अभी यहाँ पे जहाँ पे हैं यहाँ पे, तो इसमें आप देखेंगे कि पहली बार 1919 का जो बजट मतलब 1919 का जो अधिनियम आया था उसी में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जाँच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और ये जो अधिनियम है इसमें केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है इसको निम्न रूप में बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी और उसे भारतीय विधानसभा के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। तो ये जो शक्ति आपको यहाँ दिख रही है ना, इस टाइप की शक्ति हमारे यहाँ अभी भी है, लेकिन किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। जो राज्यपाल है ना उनको आर्टिकल 200 के तहत एक विशेष प्रकार की वीटो मिली हुई है। जैसे कोई कानून है वो विधानसभा और विधान परिषद से पास होकर के आया राज्यपाल के सिग्नेचर के लिए, तो उनको शक्ति है कि वो उसको साइन कर सकते हैं या मतलब कि पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनको एक विशेष प्रकार की वीटो है कि अगर वो चाहें तो उस मतलब कि कानून को मतलब जो राष्ट्रपति हैं उनके विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो उसी तरह की ये जो शक्ति है आप यहाँ देखिए इसी से मिलती जुलती शक्ति थी, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ साथ ये भी है कि उसे यह भी शक्ति थी कि वह विधानमंडल के द्वारा नामंजूर किए गए या पारित ना किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। तो ऐसे प्रमाणित विधेयक जो हैं वो विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। तो ये इन्हें विशेष तरह की शक्ति प्रदान थी, यानी कि प्राप्त की थी। आगे हम देखेंगे डी वाला पॉइंट क्या है कि वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। तो जैसे आपको पहले भी बताया है सेम यही मतलब जो प्रोविजन है आज भी हमारे यहाँ है। तो आर्टिकल आप जो है 123 के तहत देखेंगे जो प्रेसिडेंट है वो अध्यादेश जारी करते हैं और आर्टिकल 213 के तहत जो हमारे यहाँ राज्यपाल हैं वो ये अध्यादेश जारी करते हैं। और जब तक के लिए ये अध्यादेश होता है सेम वही पावर होती है इस अध्यादेश की जैसे मतलब कि संसद या फिर विधानमंडल के द्वारा पारित कोई कानून हो। आगे नोट में दिया है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार जो फीमेल्स हैं इनको वोटिंग राइट मिला। और इसी के साथ इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो कौन था उस समय, तो लॉर्ड जॉर्ज थे। तो ये पूछा जा सकता है कि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ तो मतलब कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज थे। आगे देखते हैं फिर 1935 का अधिनियम आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। यहाँ तक कि इतना इंपॉर्टेंट है अगर आप देखेंगे कि जो भारत का संविधान है उसमें ज़्यादातर जो प्रोविजन है वो हम लोगों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए हुए हैं। तो हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम, तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। और साइमन कमीशन हमारे भारत देश में कब आया था, तो 1928 में आ गया था भारत देश में और 1927-28 ही माना जाता है। आगे हम देखेंगे 1935 ईस्वी के अधिनियम में क्या था, तो 321 अनुच्छेद थे, जबकि जो हमारा पहला मतलब कि संविधान जो हमारा संविधान बन करके लागू हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद थे। तो वही बता रहे हैं कि 1935 का जो अधिनियम था इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। और इसी के साथ ये अधिनियम की कुछ अन्य विशेषताएं हैं और वो क्या विशेषताएं हैं ये आपको नीचे बताया गया है। पहली विशेषता तो यही है कि अखिल भारतीय संघ
तो ये जो संघ है 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत और उसके साथ-साथ कुछ देसी रियासतों से मिलकर के बना हुआ था। और देसी रियासत कौन थे? तो वही जो लोग स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित हों, केवल वही लोग इसमें शामिल थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी जो रियासत है इनके लिए ये ऐच्छिक था। और जो देसी रियासतें हैं वो जो है संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर भी उन्हें नहीं मिला। तो जो उसमें सम्मिलित नहीं हुए उन्हें जो है घोषणा पत्र जारी करने का अवसर भी नहीं मिला। आगे हम देखेंगे जो प्रांतीय स्वायत्तता है वो क्या कह रहा है। तो जो प्रांतीय स्वायत्तता है इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का जो व्यवस्था थी उस टाइम पे वो अंत कर दिया गया। अभी हमने आपको बताया ना कि केंद्र में जो द्वैध शासन है वो स्टार्ट हो जाता है और प्रांतों में जो 1919 में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था उसे 1935 के अधिनियम से रद्द कर दिया जाता है। और इसके साथ आप देखेंगे कि उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अब हम केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की बात करते हैं। तो इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। तो आप देखेंगे कि आज भी हमारे यहाँ जो मतलब 7वीं अनुसूची है, 7वीं जो अनुसूची है 7th शेड्यूल, इसमें आप देखेंगे 3 सूचियां हैं जिसमें आप देखेंगे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो जो मतलब कि कानून, इसमें कानून बताए गए हैं एग्जैक्टली कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिसपे केवल राज्य कानून बनाएगा, कुछ अन्य सब्जेक्ट हैं जिसपे केवल केंद्र कानून बनाएगा और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनपे केंद्र और राज्य मतलब सामान्य रूप से कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में जो केंद्र का द्वारा बनाया हुआ कानून है वो प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा भी है, जैसे कोई ऐसा विषय है जिसपे मतलब कि जो केंद्र सूची में भी नहीं लिखा, राज्य में भी नहीं लिखा, समवर्ती में भी नहीं लिखा, तो इस तरह के जो सूची है मतलब इस तरह का जो अगर कोई विषय आता है तो वो कहाँ पे मतलब रखा जाएगा, तो उसके लिए एक अवशिष्ट सूची का प्रावधान किया गया है, अवशिष्ट सूची। और ये जो अवशिष्ट सूची है इस पे कानून कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और ये जो प्रावधान है ये हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, सॉरी कह रहे हैं जापान, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ, जापान नहीं, पता नहीं कैसे जापान आ गया मेरे मुंह में, तो ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। आगे हम देखते हैं जो परिसंघ सूची है इसके विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी और इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना आदि जैसे विषय थे और ये सारे विषय अभी आपको केंद्र सूची में मिल जाएंगे। प्रांतीय सूची की बात करें तो इसके विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में जो विषय वर्णित हैं इस पे प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। और जो प्रांतीय सूची के विषय हैं इसमें आपको पुलिस मिल जाएगा, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। अभी आप कहाँ मिलेगा, तो राज्य में मिल जाएगा, लेकिन जो शिक्षा है ना ये समवर्ती सूची का विषय है वर्तमान में। अब हम रखिएगा आगे देखेंगे। लेकिन जो वायसराय थे इनके द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ जो है वो विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति दे देता था। और आगे देखेंगे कि 2 प्रांतीय विधानमंडल अगर अनुरोध करते हैं तो भी जो सेंटर था वो विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल के विषय में कानून बना सकता था। आज भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। अब हम देखेंगे समवर्ती सूची के जो विषय हैं इस पर परिसंघ जो है वो विधि, प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। तो आज भी जो समवर्ती सूची के विषय हैं अगर उसमें किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो जो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून है वही प्रभावी होता है। तो ये सारी चीजें ना ऐसे ही मिलती जुलती हैं। और इस अधिनियम में देखेंगे कि जो अवशिष्ट विधायी शक्ति है ये वायसराय को दी गई थी और आज वर्तमान में अवशिष्ट जो विधायी शक्ति है वो किसके पास है, तो वो संसद के पास है। आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। 1935 का जो अधिनियम है उसको लेकर के कुछ कोट्स हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा इस अधिनियम के बारे में, तो इन्होंने कहा कि ये जो 1935 का अधिनियम है ये गुलामी का अधिकार पत्र है। और ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, कहाँ, बस मुझे याद नहीं आ रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये 1935 का जो अधिनियम है ये ऐसी एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इसके साथ साथ अंबेडकर जी ने भी इसके बारे में कुछ कहा है। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। और आगे देखते हैं संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था है उसको लेकर के क्या बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित जो अंतिम शक्ति थी वो प्रिवी काउंसिल यानी लंदन को प्राप्त थी। तो ये सब कहने की बातें थी, संघीय न्यायालय वगैरह। आज हमारे यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसे, मतलब वो है सुप्रीम कोर्ट, अगर उसने कुछ कह दिया तो फिर आप उसके फैसले को कहीं और नहीं ले जा सकते
वही है सच में सुप्रीम। आगे देखते हैं ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय जो विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आगे देखते हैं भारत परिषद का अंत। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। कौन सा अधिनियम है? तो 1935 का अधिनियम। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है उसका विस्तार भी देख लेते हैं। तो संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका जो विस्तार है वो दलित, हाँ याद आ गया, दलित, यही वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था इतनी देर से। तो इसका जो विस्तार है वो दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के तक भी मतलब विस्तारित कर दिया गया। आगे देखते हैं ये जो अधिनियम है मतलब 1935 का अधिनियम, इसमें प्रस्तावना नहीं थी और इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। और ये बर्मा कौन सा है? वही म्यांमार जो है वही बर्मा कहलाता है, मतलब कहलाता था। और जो अदन की खाड़ी है, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और जो बरार है इसको मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसमें हम देखेंगे कि आगे 1935 का जो अधिनियम है इसके अंतर्गत देश की जो मुद्रा है और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो जो आरबीआई की स्थापना है ना, आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1935 में इसी अधिनियम के तहत की गई थी। अब हम देखते हैं इसने मताधिकार का विस्तार किया और आप देखेंगे कि जो भारत की जनसंख्या है उसमें 10% लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गए 1935 के अधिनियम के बाद। और नोट में दिया हुआ है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसके कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो जो सिंध प्रांत है ना वो बम्बई से ही अलग होकर के बना हुआ है। अब लास्ट एक अधिनियम है, इसको भी देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और हाँ, लाइक शेयर जरूर किया करिए वीडियो को। आप लोग वीडियो को पूरा देखा भी कीजिए, पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को इससे लाभ होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ इसमें। आगे देखते हैं जो ब्रिटिश संसद है इसमें 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। और इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। पहला क्या है? तो 2 अधिराज्यों की स्थापना। और दूसरा मतलब जो 2 अधिराज्यों की स्थापना है इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उसको ब्रिटिश सरकार जो है वो सत्ता सौंप देगी। सत्ता का जो उत्तरदायित्व है दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। जबकि दूसरा क्या था? दूसरा था कि जो भारत और पाकिस्तान है दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे और इनकी नियुक्ति उनका जो मंत्रिमंडल है उसके सलाह पर किया जाएगा। और साथ में संविधान सभा का जो विधानमंडल है इसके रूप में कार्य करना होगा। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक वे विधानमंडल के रूप में भी कार्य करती रहेंगी। और भारत में जो मंत्री पद जो था उसको समाप्त कर दिया गया। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है इसके द्वारा संविधान, जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उसके द्वारा ही शासन होगा। छठा क्या था कि जो देसी रियासत है इन पे ब्रिटेन की जो सर्वोपरिता था उसका अंत कर दिया गया और उनको भारत या पाकिस्तान जिसमें वो शामिल होना चाहें उसमें शामिल होने का अधिकार दे दिया गया। और इस अधिनियम के तहत ही जो भारत डोमिनियन है इसको सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का जो सिलहट जिला है उसको छोड़कर भारत के शेष राज्य क्षेत्र का अधिकार मिल गया। और पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो सिलहट जिला है उसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया हुआ था। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट था उसे हमने पूरा का पूरा देख लिया। अब जो है कल हम देखेंगे, कल भारत का जो संविधान सभा है इसको देख लेंगे। तो पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हम इसको बहुत जल्दी आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए ताकि लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो सके। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। फिर मिलेंगे और इसके पहले ही एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप लोग आज खूब एंजॉय कीजिए, अपने भारत के तिरंगे का सम्मान कीजिए उसको प्लीज़। आज मतलब कि हर घर तिरंगा अभियान इतना चला, आप लोगों ने सेल्फी वगैरह अपलोड कर ही दी होगी तो वो सब आप लोगों का पर्सनल मैटर है, आपने किया या नहीं किया। लेकिन हाँ, आज जो आप लोग ये मतलब कि झंडा वगैरह लेकर के रैली वगैरह निकालेंगे उसके बाद कल फिर उसको पैर से चलते हुए कूड़े में मत फेंकिएगा, उसको सम्मानपूर्वक उसकी इज्जत करिए। और चूँकि हमारे तिरंगे के लिए लोगों ने बहुत बलिदान दिया हुआ है तो इसकी इज्जत को बनाए रखिएगा।
फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।